क्या देश का विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पत्ता काटेगा? क्या इन्हें महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा? क्योंकि इशारे तो कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं। जिस प्रक्रिया से पुराने वाले राजीव कुमार बच गए, क्या उसका सामना ज्ञानेश कुमार गुप्ता को करना पड़ेगा? विपक्ष की तरफ से इस तरह की बातें सामने आई हैं, तो आइए देखते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है। क्योंकि ये व्यक्ति पद पर रहने के लायक तो नहीं है, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ हो गया। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या ज्ञानेश गुप्ता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हैसियत रखते हैं? धमका तो रहे थे, तो इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। उधर उपराष्ट्रपति पद के लिए मोदी शाह को नयका धनखड़ मिल गया है, बल्कि शायद उससे भी खराब। इसी के साथ उस कानून का जिक्र भी जमकर होने लगा है जिसे चुनाव आयोग के अधिकारियों को बचाने के लिए मोदी शाह ने बनाया था। दरअसल एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और आप तो जानते ही हैं कि हर चोर डरा हुआ होता है, डरपोक होता है। चोरी से पहले वो बचने के सारे जुगाड़ सेट कर लेता है। तो मोदी शाह ने कौन सा जुगाड़ सेट किया था, उस पर भी बात करेंगे। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने यानी परकला प्रभाकर जी ने चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए और आप जनता से कुछ विशेष अपील किया है। इन सब पर बात करेंगे, मगर उससे पहले अपील यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन सवालों को दबाने के लिए पूरा सिस्टम भरपूर काम कर रहा है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री है, इसलिए अभी निपटा लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग की बात आई कहां से। खबरों के अनुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है, यानी जरूरत पड़ने पर इस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि अभी औपचारिक विचार नहीं हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम ये काम कर सकते हैं। दरअसल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रमाणित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, यानी वो कुछ गलत कर रहे हों जो कि आप सबके सामने है, और अक्षम हो यानी समस्याओं को सुलझा पाने में सक्षम न हो। इन दोनों बातों का जवाब आपके पास है। इन्हीं आधारों पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है, जिसमें आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अन्य कानूनी विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। यह समिति जांच करती है, संसद को रिपोर्ट देती है, फिर संसद में मतदान होता है। 2/3 बहुमत से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति स्वीकृति देकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। प्रक्रिया लंबी है, मुश्किल भी नजर आती है, और सबसे बड़ी मुश्किल राष्ट्रपति के हाथ से हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि देश के लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों ने राष्ट्रपति से गुहार लगाया था कि मैडम हमारी बात सुन लीजिए। माने न माने वो अलग की बात है, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए हस्ताक्षर करने से पहले। लेकिन मैडम के पास मिलने का टाइम नहीं था। वक्फ संशोधन के मामले में याद तो हो गए, उन्होंने बिना सुने स्वीकृति दे दी, कानून बन गया। मगर इतना जरूर है कि विपक्ष इन्हें कुर्सी से हटा पाए चाहे नहीं, परंतु छीछा लेदर तो बहुत भयंकर वाली हो जाएगी, जो कि पहले से बहुत तेजी से चल रही है। उधर आज तक पूरा देश पूर्व उपराष्ट्रपति को ढूंढ रहा है। इनको जगदीप धनखड़ कहां है, जनता के बीच क्यों नहीं है, आखिर किस बात का डर है, चुप क्यों है? एक पूर्व उपराष्ट्रपति का इतना अपमान, गोदी मीडिया ये सवाल कभी नहीं करेगा, मगर वो ये जरूर बताएगा कि मोदी सत्ता ने महाराष्ट्र के उपराज्यपाल को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। और ये वो महाशय हैं जो झारखंड के राज्यपाल थे, तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार कर लिया गया था, और तब कोर्ट ने सोरेन को जमानत दी और कहा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मगर 6 महीने तक हेमंत सोरेन ने बिना किसी अपराध के जेल काटा, और जब जेल से निकल कर आए तो झारखंड के मुख्यमंत्री का इशारा था कि उन्हें जेल भेजने की साजिश में राजभवन की भी मिली भगत थी। यानी उपराज्यपाल पर आरोप लगे थे कि इन्होंने चाल खेलकर गोलमाल करके वहां के मुख्यमंत्री को जेल भिजवाया, और अब उन्हीं CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया गया है। उन्हें राज्यसभा चलाने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। सोचिए विपक्ष को बोलने का कितना मौका मिलेगा और आपकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी। लोग कहने लगे हैं कि मोदी शाह को दूसरा धनखड़ मिल गया है या फिर उससे भी बुरा। और अगर आप खुश हो रहे हैं तो अपनी गफलत को दूर कर लीजिए, क्योंकि मोदी और शाह को आदमी की पहचान करने में महारत है। उन्हें शायरीबाज इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का रिप्लेसमेंट उनसे भी घटिया ढूंढा था उन्होंने। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने तो ज्ञानेश की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को फूहड़ करार दिया है। कहा है कि ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद मूर्खतापूर्ण, बचकानी और फूहड़ किस्म की थी।
आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मीडिया के जरिए क्यों बात कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? मगर ये मत भूलिए कि ज्ञानेश अमित शाह की पसंद है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी को धमकाने लगते हैं। और ये लड़ाई अब आर पार की है। विपक्ष के साथ जनता को भी ये समझ में आ गया है कि मोदी ऐसे सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है। हालांकि मैं पिछले कई साल से ये बात दोहरा रहा हूं कि आखिरी हद तक ये लोग चिपके रहेंगे, क्योंकि एक बार छूट गया तो फिर असली आवाज का दर्शन करना पड़ जाएगा। क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो सत्ता को नागवार गुजरे। बावजूद इसके ज्ञानेश की पीसी बैकफायर कर गई। जितना रायता फैला था उससे ज्यादा फैला के चले गए। इस मामले पर हमने विस्तृत बात किया है पिछले वीडियो में। और राहुल गांधी अखिलेश यादव केंचुआ पर हमलावर हो गए। दोनों नेताओं ने केंचुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज्ञानेश कुमार पर शक पहले से ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो जवाब से ज्यादा धमकी देते हैं और गोल गोल बतियाते हैं। और उनकी धमकियों से राहुल गांधी का बिगड़ने वाला तो कुछ है नहीं, जनता साथ नजर आ रही है। तो ये तय है कि अगर मोदी शाह का हाथ नहीं होता तो ज्ञानेश कुमार इतना न उछलते, धमकी नहीं देते। जिस अंदाज में मुंह घुमा घुमा के बोल रहे थे कि 7 दिन में माफी मांगनी होगी, नहीं हलफनामा देना होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन एक बात तय है कि वोट चोरी का आरोप ज्ञानेश कुमार के सीने में छेद कर गया है और खोपड़ी पे चिपक गया है। उनका लहजा बता रहा है कि बहुत परेशान है। और आप भी जानते हैं कि आदमी जब भीतर से डरा हुआ होता है तो सामने वाले को डराने की कोशिश करता है। असल में डराता वही है जो डरा हुआ होता है। इसका मतलब है कि ज्ञानेश कुमार हिले हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा पाएंगे? क्या उनके खिलाफ FIR करवा सकते हैं? तो इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया था। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। दूसरा ये कि ज्ञानेश ने खुद नहीं कहा कि वो राहुल गांधी को जेल भेज देंगे, गिरफ्तार करवा लेंगे। उन्होंने सिर्फ माफी और हलफनामे की बात की। मगर अपने पर आ जाएं तो अजीत अंजुम की तरह राहुल गांधी के खिलाफ भी FIR तो हो ही सकती है, जैसा कि बिहार SIR के मामले में हुआ था। और अजीत अंजुम का दावा था कि बिहार में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बन रही है उसमें भयंकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ऐसे ही आरोप राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। मगर केंचुआ के पास राहुल गांधी को सीधे गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, या करवाने की भी नहीं है। वो पुलिस और कोर्ट के पास जा सकता है। तो क्या केंचुआ अब राहुल गांधी के खिलाफ महादेवपुरा मॉडल का खुलासा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ शांति भंग, चुनाव आयोग की साख को बर्बाद करने का आरोप लगाएगा? और क्या दिल्ली पुलिस संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाएगी या FIR दर्ज करेगी? ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से लेवल बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से ये लोग डरते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उसी लेवल में डराने का भी प्रयास करेंगे। मगर जिस तरह से ज्ञानेश ने माफी और हलफनामे की बात की, उन्हें अपनी औकात भी पता है। और तब आपको पता चलता है कि हम चुनाव आयोग को केंचुआ क्यों कहते हैं। 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जितने गुस्से में थे, उतना गुस्से में आज तक किसी भी चुनाव आयुक्त को नहीं देखा गया। और इसी गुस्से में ज्ञानेश कुमार ने एक पत्रकार से कह दिया कि भाषा ठीक रहे तो अच्छा रहता, मगर अपनी भाषा नहीं देख पाए। जो बार बार बिना नाम लिए राहुल गांधी को धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि 7 दिनों में माफी मांगनी होगी या हलफनामा देना होगा। और राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया कि वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके शब्द ही हलफनामा है। और वोट चोरी पर पत्रकारों के सवालों से ज्ञानेश कुमार इतने परेशान हो गए कि उनके नथुने फड़फड़ा रहे थे। वैसे इन्होंने कितने झूठ बोले, कितना बरगलाया, कितने सवालों का जवाब नहीं दिया। इस मामले पर हमने कुछ घंटे पहले ही ये वाला वीडियो अपलोड किया है, ध्यान से देख लीजिए। उसको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। माफ करिएगा, आनंद वाली बात नहीं है, ये टेंशन वाली बात है, शर्मनाक बात है। कल ज्ञानेश कुमार ने अचानक से 15-20 सवालों के बाद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। ऐसा लगा कि घबरा गए हैं कि अगला सवाल न जाने कितना खतरनाक आ जाए। जबकि एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा था, ज्ञानेश ने उसकी भी परवाह नहीं की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनता ने जो रिएक्शन दिया, उससे एक बात क्लियर हो गई कि ज्ञानेश कुमार जो रायता समेटने आए थे उसे और छितरा के चले गए हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगली रैली में ज्ञानेश के हर सवाल का चुन चुन कर जवाब देंगे। तो अखिलेश यादव ने वो सारे सबूत चुनाव आयोग के मुंह पर मार दिया, जिसको लेकर ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला था। सवाल यह है कि क्या एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को झूठ बोलना चाहिए? इस तरह से क्या वो झूठ बोल सकता है? और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल सकता है तो फिर उनके निष्पक्ष होने की गारंटी क्या है? अखिलेश यादव के हलफनामे वाले ट्वीट पर राहुल गांधी ने लिखा कि एफिडेविट तो वोट चोरी को छुपाने का बहाना है जी। यानी एक तरफ ज्ञानेश कुमार और दूसरी ओर राहुल गांधी अखिलेश यादव, यानी लड़ाई अब डायरेक्ट हो गई है। मगर ज्ञानेश कुमार को सिर्फ सत्ता ने नहीं बल्कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी आईना दिखाया है। जस्टिस रविंद्र मैथानी की पीठ ने पुष्पा नेगी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कहा कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और हर व्यक्ति के वोट का महत्व होता है। दरअसल पुष्पा नेगी ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाने चाहिए। लेकिन केंचुआ जिस तरह से काम कर रहा है उसने हर चुनाव पर सवाल उठा दिया है। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार इतने
इतने निश्चिंत क्यों हैं कि उनका कुछ नहीं होगा। और बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग इसलिए निश्चिंत है क्योंकि 2023 में मोदी शाह ने नया जुगाड़ बना दिया था। याद करिए, उसी दौरान जब ये कानून बनाया जा रहा था तभी मैंने कहा था, पहले कानून जान लीजिए फिर याद दिलाऊंगा। साल 2023 में ही मोदी शाह ने नया कानून बना दिया ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई एक्शन न हो पाए, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है और उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने सासाराम के बाद औरंगाबाद में भी दोहराया कि जब उनसे हलफनामा मांगा गया तो भाजपा नेताओं से ऐसी कोई मांग क्यों नहीं की गई। और अनुराग ठाकुर ने एक नहीं बल्कि कई लोकसभा सीटों पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में हो रहा एसआईआर भी वोट चुराने का एक तरीका है। भाजपा और इलेक्शन कमीशन के बीच सांठगांठ है। राहुल गांधी ने पूछा कि मोदी सत्ता ने चुनावी प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज का कानून क्यों बदला। क्या आपको पता है कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, भारत की किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता, क्योंकि चुनाव आयुक्तों को बचाने के लिए 2023 में नया कानून बनाया गया। तो सवाल यह है कि कानून क्यों बनाया गया? क्या इसलिए बनाया गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने प्यादों को बचाना चाहते थे ताकि कोई भी चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई न कर सके, अधिकारी सुरक्षित रहें, और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अब याद करिए, साल 2023 में जब मोदी शाह ये कानून बना रहे थे तभी मैंने कहा था कि शायद ये अपने लोगों को बचाने का तरीका है, उन्हें भरोसा दिलाने का तरीका है कि तुम मेरे इशारे पर खुलकर धांधली करो, करवाओ, मुझे जितवाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देता हूं, कानून बना देता हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। याद है कि भूल गए? राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन का कोई बयान नहीं आया, मगर अब एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा विपक्षी नेता और एक संवैधानिक संस्था के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। याद रखिए कि ज्ञानेश कुमार जितना झूठ बोलेंगे इलेक्शन कमीशन उतना ही एक्सपोज होता जाएगा, नरेंद्र मोदी की तरह। और नेता प्रतिपक्ष का तो काम ही होता है सवाल करना, वो जनता के बीच भी है और केंचुआ की हर गलती पर सिर्फ उंगली उठानी है। मगर ज्ञानेश कुमार की पीसी के बाद सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने भी ज्ञानेश के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। सपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता असीम अरुण का एक वीडियो शेयर करते हुए केंचुआ को ललकारा है कि मंत्री जी का एफिडेविट पहुंचा क्या केंचुआ। उन्होंने फर्जी वोट मारते एक भाजपाई का भी वीडियो शेयर किया और लिखा कि ये जीता जागता एफिडेविट है, ज्ञानेश कुमार इस पर जवाब देंगे क्या। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुई पटक सन्नाटा है। और बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल दिया कि अखिलेश यादव और नवीन पटनायक की पार्टी ने बिना एफिडेविट या सही प्रक्रिया की शिकायत दर्ज कराई थी, खाली लेटर भेज दिया, इसलिए उनकी शिकायत पर नोटिस नहीं लिया गया। जबकि अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दिया तो आयोग ने रिसीविंग भी दी थी, लेकिन अब वो झूठ बोल रहा है कि एफिडेविट नहीं मिला। इसीलिए अब अखिलेश यादव ज्ञानेश कुमार से एफिडेविट मांग रहे हैं और उन्होंने शामिल उन तमाम अधिकारियों को चेताया है कि बूथ लेवल से लेकर बड़े अधिकारियों तक जो भी चुनावी धांधले में शामिल है उन्हें कानूनी और सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने मोदी सत्ता और केंचुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दवायर के साथ बातचीत में राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रभाकर ने कहा कि मौजूदा लोकसभा और मोदी सत्ता को तभी वैध माना जा सकता है जब वोटर लिस्ट पूरी तरह से साफ, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो, और जब तक ये गड़बड़ी चलती रहेगी तब तक लोकतंत्र और उसकी हर संस्था पर सवाल उठता रहेगा। प्रभाकर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और ईमानदार होनी चाहिए और ये मुद्दा केवल राजनीतिक पार्टियों का नहीं बल्कि नागरिकों का भी है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप है कि उसने प्रक्रिया में गड़बड़ी की है, इसी के चलते लोकसभा और विधानसभा के चुनाव ढंग से नहीं हो रहे हैं। जाने माने अर्थशास्त्री ने कहा कि पहले जब आरोप लगता था तो चुनाव आयोग ढंग से जवाब तो देता था मगर अब बीजेपी जवाब देती है। उन्होंने वोट फॉर डेमोक्रेसी और एडीआर जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में लगभग 79 लोकसभा सीटों की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल है और इन सीटों पर करीब 5 करोड़ फर्जी वोट जोड़े गए थे। ये लीजिए, गोदी मीडिया तो 70 सीटों की बात करता था, कुछ 48 सीटों की बात बतियाते थे और परकला प्रभाकर कह रहे हैं 79 सीटें। और राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का सबूत पेश कर दिया है, जहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर मिले थे। और ये आंकड़ा न केवल चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है बल्कि पूरे लोकसभा चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोपों पर मुहर लगाता है। परकला ने एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट की बात की मगर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और इससे परकला के आरोपों की भी पुष्टि होती है। और राहुल गांधी केंचुआ से लगातार डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग रहे हैं, मगर निजता का बहाना लेकर ज्ञानेश कुमार ने कन्नी काट ली है। वैसे यहीं पर याद दिला दें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से लोगों की निजता का हनन हो जाएगा, निजता भंग हो जाएगी। मगर आज सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक, जाने माने अधिवक्ताओं में से एक प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर केंचुआ के लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था कि डेटा देने से लोगों की प्राइवेसी भंग होगी। यानी अपनी ही बात को सुप्रीम कोर्ट की मुंह से चिपका कर ज्ञानेश कुमार ने परोस दिया प्रशांत भूषण के अनुसार। यानी
कि डिजिटल वोटर लिस्ट देने से वोटरों की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। ऐसी ही टुच्ची दलीलों और कुतर्कों ने चुनाव आयोग का भट्टा बिठाया है। याद रखिए कि महामानव बार बार डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, फिर भी डिजिटल वोटर लिस्ट को छिपाया जा रहा है। यही नहीं, जब बिहार में SIR शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोटरों की सूची नहीं दी, लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और तब जाकर केंचुआ ने लिस्ट जारी की। और जब जवाब देने की बात आई, पूछा गया कि पहले लिस्ट या काहे नहीं दिए, तो सवाल गायब हो गया। क्या ज्ञानेश कुमार इसलिए बौखलाए हुए हैं कि उनका पूरा प्लान चौपट हो गया? जबकि किसी ने भी ज्ञानेश कुमार से यह नहीं पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव की EVM की रिकाउंटिंग कराई थी और 3 साल बाद नतीजा बदल गया, तो क्या यह माना जाए कि EVM से भी वोट चोरी होता है? सोचिए ये कितना बड़ा मामला है। तमाम पत्रकार थे, किसी ने यह सवाल नहीं किया। एक तरफ बार बार यही केचुआ दावा करता है कि EVM एकदम साफ पाक है, कोई माई का लाल उसमें हेरफेर नहीं कर सका। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वही EVM पकड़ी जाती है। हारा हुआ जीत जाता है, जीता हुआ हार जाता है। जनता आपके EVM पर भरोसा क्यों करे, कैसे करे, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा? और अगर वोटर लिस्ट में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं तो क्या ऐसी लिस्ट से चुनी गई लोकसभा और सरकार को वैध माना जा सकता है? अगर ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की नाकामी है कि उन्होंने सही वक्त पर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ा, अगर पार्टियों को ही ये करना है तो ज्ञानेश कुमार क्या प्याज छीलने बैठे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रीलांस पत्रकारों ने तीखे सवाल किए, मगर ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों पर थोप दिया। कह दिया कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि 45 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज नहीं हुई। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक विधानसभा सीट की जांच में 6 महीना लगा और ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि 45 दिन में शिकायत कराओ। बताइए, डाटा देंगे नहीं, थमा देंगे पोथन्ना, और पोथन्ना पढ़ने में एक विधानसभा का लगेगा 6 महीना। तो जब डाटा ही नहीं होगा, सबूत ही नहीं होगा, तो 45 दिन में शिकायत कैसे होगा भाई केचुआ? परकला प्रभाकर ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्क्रियता और उसकी छुपाने की कला मामले को उलझा रही है। और जब 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों ने फॉर्म 17C को पब्लिक करने की मांग की तो चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया था। फॉर्म 17C वोटिंग के बाद चुनावी एजेंटों को दिया जाता है और बीजेपी ने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा था कि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी की जीत वास्तव में निष्पक्ष थी तो वो पारदर्शिता की मांग क्यों नहीं करती? अगर महामानव ईमानदार हैं तो अपनी जीत पर किसी भी तरीके का दाग क्यों लगने दे रहे हैं? काहे चोरी का ठप्पा लेकर घूम रहे हैं? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में मंत्री निर्मला सीतारमण के पति का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों की काउंटिंग और वोटिंग के आंकड़ों में जबरदस्त अंतर देखा गया, यानी वोट डाले गए कुछ और, गिने गए कुछ और। उड़ीसा में बीजू जनता दल ने कहा था कि वोटिंग खत्म होने के बाद रात 11 बजे तक आखिरी वोट और मतगणना के आंकड़ों में 15% से 30% का अंतर था। आंध्र प्रदेश में अंतर 12.5% से ज्यादा था। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी 4% से 12% तक का अंतर था। और यह डिफरेंस इतना बड़ा है कि 0.5% का अंतर भी किसी सीट का नतीजा बदल सकता है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने कहा था कि उनके कार्यकाल में इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों की हेराफेरी कभी नहीं देखी गई। अगर तकनीकी और प्रक्रिया वही थी तो ये अंतर क्यों है? मगर ये केवल राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है। परकला प्रभाकर ने कहा है कि ये हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि उसका वोट सही तरीके से दर्ज हो और गिना जाए। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, अगर EVM में फॉल्ट है और चुनाव आयोग ईमानदारी नहीं दिखाता है तो ये लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि कौन जीतता या कौन हारता है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रक्रिया पूरी तरह से विश्वसनीय हो। लेकिन प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं तो जीतने वाला दल कितना भी दावा करे, उसकी जीत पर हमेशा सवाल होंगे। प्रभाकर ने कहा कि बिहार SIR में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों में देरी और दूसरे मुद्दों पर कोर्ट का रवैया बहुत अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने बार बार ये कहा कि वोटर लिस्ट में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि इस देश के लोकतंत्र के लिए आपातकाल जैसी स्थिति। आपातकाल याद रखिएगा, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आपातकाल का ढोल पीट रही थी। ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग करने और नई निष्पक्ष वोटर लिस्ट के आधार पर फिर से चुनाव कराने की मांग सही है। ये परकला प्रभाकर का कहना है, जो कि वर्तमान मोदी सत्ता के वित्त मंत्री के पति है। देखने में ये बहुत सख्त लग सकता है, मगर लोकतंत्र का आधार जनता की इच्छा है और उस इच्छा को व्यक्त करने का जरिया वोटर लिस्ट है, जिसे पूरी तरह से स्वच्छ और विश्वसनीय होना चाहिए। और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसके आधार पर चुनी हुई सरकार भी संदिग्ध हो जाती है, यानी हमारा प्रधानमंत्री संदिग्ध है और ये उसी सरकार में मंत्री के पति का कहना है। अब सवाल यह है कि ये होगा कैसे? क्या चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने से काम चल जाएगा? क्या विपक्षी दलों का विरोध पर्याप्त है? कांग्रेस और RJD ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, वोट अधिकार यात्रा, मगर जनता की इच्छा को क्या जन आंदोलन का रूप नहीं लेना चाहिए? प्रभाकर ने कहा कि ये केवल शुरुआत है, लोगों को सड़कों पर उतरकर जवाबदेही की मांग करनी होगी। चुनाव आयोग को डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज पब्लिक करना चाहिए ताकि स्वतंत्र जांच हो सके और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना चाहिए। और इसके लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका को बहाल करना भी एक कदम हो सकता है। वहां पर भी परकला प्रभाकर बहुत आदर्शवादी लगते हैं, मगर सच्चाई यह है कि मोदी सत्ता ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर किया था। फिर इसी सत्ता से इतनी उम्मीदें कैसे लगाई जा सकती हैं कि वो चुनाव आयोग को अपने चंगुल से आजाद करेगी। प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी को भी ये मांग करनी चाहिए कि वोटर लिस्ट की जांच हो ताकि उनकी जीत पर कोई सवाल न उठे। अगर बीजेपी का दावा है कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में विपक्षी दलों की जीत भी संदिग्ध वोटर लिस्ट के आधार पर हुई है तो उसे भी जांच की मांग करनी चाहिए। इसी से देश और लोकतंत्र का भला होगा। याद रखिए कि भारत का लोकतंत्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन चुनाव पर ही सवाल उठने लगे तो फिर यह ताकत कमजोर पड़ जाती है। राहुल गांधी का महादेवपुरा खुलासा, बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और सिविल सोसाइटी का सक्रिय होना सिर्फ एक शुरुआत है। ज्ञानेश कुमार ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि केंचुआ पर सत्ता का कंट्रोल कितना ज्यादा है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई तभी सफल होगी जब जनता आवाज देगी, सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि लोकतंत्र ही जनता की आवाज है और उस आवाज को दबाने के लिए लड़ना भी होगा, मरना भी होगा। नहीं तो न संविधान बचेगा न लोकतंत्र बचेगा। मैं बार बार याद दिलाता हूं, ये आज़ादी, ये लोकतंत्र बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों से मिला है। इसे बचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।